हाय फ्रेंड्स। जेआईबी का जो अभी आपका नया पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। उसका सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 करने से पहले एक बार देख लेते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले, कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस दिया है। तो इस सब्जेक्ट के सिलेबस में आपके टोटल 4 मॉड्यूल्स है। कितने हैं? 4 मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल ए बी सी और डी। मॉड्यूल ए में आपके टोटल 11 चैप्टर्स है। मॉड्यूल बी में है आपके टोटल 8 चैप्टर्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलेबस इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से। ये पेज नंबर भी इसलिए रखा है ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि कौन कौन से चैप्टर्स बड़े हैं, यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ताकि आप चाहे एंड मौके पे तो कोई भी चैप्टर आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो फिर आता है अगले अपना मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में है आपके टोटल 9 चैप्टर्स है। टोटल 9 चैप्टर्स है। और लास्ट में आता है आपका मॉड्यूल डी ना, जो कि बड़ा भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें आपके टोटल 17 चैप्टर्स है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने चैप्टर्स है? यहाँ पे आपके 45 चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट 1 से। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 का हम पार्ट 1 करने हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। यहाँ पे पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उन्होंने कि क्यों ये हमें चैप्टर पढ़ना है। तो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ना, ब्रिटिश के टाइम पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008, हमारी इंडिया की इकोनॉमी 2008 तक कैसी थी, फिर 2008 के बाद कैसी हुई। और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। अभी इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बस इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये दो ये दो चीजें, ये दो पॉइंट हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे, बाकी चीजें हम अगली पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एंगस मेडिसन सर डेटाबेस। अभी एंगस मेडिसन कौन थे ना? एंगस मेडिसन सर कौन थे? ये ना, ये ब्रिटेन के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने काफी रिसर्च करके उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बारे में काफी काफी महत्वपूर्ण रिसर्च, या आप बता सकते कोई डेटा दिया था उस टाइम पे। तो उनके हिसाब से ना, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। तो बोल रहे हैं एंगस मेडिसन सर कि हमारा इंडिया और चाइना जो कि था ना 1000 एडी के टाइम में, वो भी 1000 एडी क्या है? अभी 1000 एडी को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये, मान लीजिए, पुराने टाइम का कैलेंडर सिस्टम जैसा था। अभी कैलेंडर सिस्टम मतलब कि इसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ। अभी जिस साल में हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस साल को हम बोलते हैं 1 एडी। 1 एडी मतलब एडी का लॉन्ग फॉर्म होता है एनो डोमिनो, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। बस इस साल में क्या होता है ना, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो एडी के बाद के टाइम को जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को हम बोलते हैं एडी, और उनके जन्म के पहले के टाइम को हम बोलते हैं बीसी। तो अगर कोई हमें एक डेटा देगा कि 20 एडी, तो 20 एडी का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के 20 साल के बाद। 20 साल के बाद अभी हम कौन सी era में जी रहे? अभी हम एडी में जी रहे। तो यहाँ पे ये एडी देने का इतना ही मतलब है, सिंपल सा, कि ये डेटा डेटा जो इन्होंने दे रखा है ना, वो बहुत पुराना है। बस ये इसी बात से हमें मतलब है, और ज्यादा कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एंगस मेडिसन डेटाबेस, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। तो 1000 एडी के टाइम में क्या हुआ करता था? जो हमारा इंडिया और चाइना है ना, वो पूरे विश्व के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता था? 50.5%। मतलब 50.5 मतलब लगभग आधे से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दो कंट्रीज का हुआ करता था। तो जीडीपी उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट करते थे? जीडीपी कंप्यूटेड इन 1990 डॉलर्स एंड इन परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स। तो जीडीपी उस टाइम पे कैलकुलेट करते थे डॉलर्स की टर्म में, है ना, यूएस की करेंसी है, डॉलर्स की टर्म में, और परचेसिंग पावर पैरिटी की टर्म में। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स दो नए टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक तो पहली टर्म है यहाँ पे
यहाँ पे पहली टर्म है एक जीडीपी और सेकेंड टर्म है ये परचेसिंग पावर पैरिटी। तो सबसे पहले हम लोग ना ये दो टर्म समझ लेंगे ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने दिया है जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है, सबको पता भी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो किसी एक देश में एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस या आप बोल सकते हैं कि पैदा किया गए हैं, उन्हें हम उसे हम उस देश की जीडीपी बोलेंगे। किसी एक देश में एक साल में किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, उसकी मनी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। जीडीपी विच स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो आप लोगों के बात बता दूं पहले में कि गुड्स ना, ये गुड्स का मतलब क्या होता है ना, गुड्स गुड्स मतलब चीजें, चीजें वस्तु जिसे हम लोग छू सकते हैं, जैसे कार है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, आपके हाथ में मोबाइल है ना। मोबाइल ये क्या है, ये गुड है। उसके बाद आता है ये सर्विसेज। सर्विसेज मतलब वहाँ के लोगों ने काम करके कितना पैसा कमाया है। हम लोग बैंक में जॉब करते हैं ना, हम लोग बैंक में जॉब, हम लोग क्या करते हैं, हम बैंक में कस्टमर को गुड्स बांटते हैं क्या, नहीं बांटते हैं, हम सर्विस देते हैं। कस्टमर का काम करवा के देते हैं, इसके बदले में बैंक में पेमेंट देता है, तो हम क्या करते हैं, हम सर्विस सेक्टर में हम कस्टमर को सर्विस देते हैं। ये सर्विस देके हम जो पैसा कमाते हैं वो भी हम हमारे जीडीपी में ऐड करते हैं। तो बस सिंपल मीनिंग जीडीपी का यही है। अगर हम लोग जीडीपी को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी शॉपिंग मॉल का। मान लीजिए ये एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल है ना, इसमें यहाँ पे गुड्स भी होते हैं, यहाँ पे सर्विसेज भी होती है। गुड्स होते हैं, मान लीजिए टीवी है, हाँ, रेफ्रिजरेटर है, कपड़े है, खाना है, गेमिंग की कोई चीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है मॉल में। यहाँ पे होती है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या आएगा, सर्विस में आएगा प्लम्बिंग आएगा, है, वहाँ के स्टाफ हमें सर्विस देते हैं, वो उनका चीज़ आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, ये सारे क्या आते हैं, सर्विसेज में आते हैं। तो ये जो पूरा मॉल है ना, ये दोनों चीज मिला के, गुड्स और सर्विसेज मिला के जितनी भी मनी वैल्यू एक टाइम में जनरेट करता है, उसे हम बोलेंगे उस मॉल की जीडीपी, उसे हम बोलेंगे उस मॉल की जीडीपी बोलेंगे। तो अगर हम इन बेची गई चीज़ों और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, उस शॉपिंग मॉल का जीडीपी हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज समझने वाली चीज ऐसी भी है कि जीडीपी हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं, जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, ना कि फिनिश्ड गुड को। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आ जाएगा कि अभी ये फिनिश्ड गुड क्या होता है, फिनिश्ड गुड और फाइनल गुड। तो एक बार ये कंफ्यूजन थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ। अभी मान लीजिए ये शुगर है ना, ये है शुगर। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग खराब है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है आइसक्रीम। तो हम लोग क्या करते हैं ना, शुगर क्या है, शुगर ये भी प्रोसेस्ड फूड है ना? हम लोग गन्ना लाते हैं खेत से, उसे फिर फैक्ट्री में प्रोसेस करा के उससे शुगर बनता है। फिर शुगर को यूज करके हम लोग आइसक्रीम तैयार करते हैं। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे हम इस रॉ मटेरियल की, इस शुगर की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इस आइसक्रीम की वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पे आइसक्रीम है फाइनल वैल्यू, सॉरी, आइसक्रीम है फाइनल गुड्स और शुगर है उसकी फिनिश्ड गुड। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। अभी एक और चीज मैं यहाँ पे बता देनी चाहूंगी आपको कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज की पहली टाइम में जो वैल्यू होती है उसे हम लेते हैं ना, ना कि सेकेंड हैंड चीज की कोई भी कीमत हो। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक टीवी है, मैंने एक टीवी खरीदा, ये अभी मान लीजिए 2025 से, 2025 में हमने क्या किया, एक टीवी खरीदा। टीवी पहले टाइम पे हम मुझे गिरा 10,000 में। फिर 6 महीने बाद मैंने, मुझे लगा कि नहीं मुझे नया टीवी खरीदना है, फिर मैंने ये टीवी बेच दिया। कितने में, 8,000 में। तो अभी 2025 की जीडीपी में कौन सी वैल्यू ऐड होगी, 10,000, 10,000 की वैल्यू ऐड होगी, ना कि 8,000 की। तो बस ये थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें हैं कि हमको समझने। और एक इम्पोर्टेंट बात है जीडीपी में कि जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक उन्होंने टर्म दिया है। कौन सा टर्म है ये, कि जीडीपी हम सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ स्पैन, इन अ कंट्री, इन अ कंट्री मतलब किसी विशेष सीमा के अंदर होता है।
तो विशेष सीमा के अंदर हम लोग इसलिए ये शब्द यहाँ पे यूज किया है ताकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते समय ना इंपोर्ट को हमेशा माइनस करते हैं। इंपोर्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंपोर्ट की हुई चीजें हमारे देश में बनी ही नहीं है। हाँ, हमारे देश में वो चीजें बनी है जो हमने एक्सपोर्ट की रखी है। अभी यहाँ पे इंपोर्ट मतलब होता है कि चीजें हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि चीजें हम दूसरे देशों को भेजते हैं, अपने देश में बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आपके पास आईफोन है, आईफोन आपको पता है आईफोन इंडिया में नहीं बनता है। मान लीजिए ये यूएस से हमने मंगवाया है, फिर ये क्या होगा ना, ये यूएस की जीडीपी में ऐड होगा। ये जो आईफोन की वैल्यू है ना, यूएस की जीडीपी में ऐड होगा, ना कि इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जीडीपी बहुत सारी बहुत डीप में है। यहाँ पे हम लोग बस इतना समझेंगे कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता है कि किसी कोई भी देश किसी एक साल में अपने बाउंड्री के अंदर कितने सर्विसेज और कितने गुड्स को पैदा करता है, उसकी मनी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। सिंपल से मीनिंग। फिर आगे एक और टर्म भी है, परचेसिंग पावर पैरिटी। अभी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है ना, इट इज अ टूल दैट कंपेयर्स द परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज यूजिंग अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स। मतलब कोई कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स है, कोई कॉमन चीज है। मान लीजिए एप्पल है, इंडिया में भी एप्पल है, यूएस में भी एप्पल है। तो ये क्या होता है ना, अब इस एप्पल की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये हमें सस्ता मिलेगा, कौन सी देश की करेंसी को कंपेयर करके हमें ये चीज कौन से देश में सस्ती मिलेगी। मतलब किसी एक देश की करेंसी की चीजें खरीद पाने की कितनी क्षमता होती है, वो डिफाइन हम करते हैं यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी। एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे मैंने एग्जांपल भी दिया है इसका, ये यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कोई बेसिक सा एग्जांपल देके। अभी मान लीजिए मेरे पास एक नोट है, एक नोट है मेरे पास। एक नोट ले जाके मुझे 2 केजी आलू मिल गए। फिर मेरे पास एक बास्केट भर के पैसे हैं, हाँ, इतने सारे नोट्स है मेरे पास, वो ले जाके भी मुझे 2 केजी आलू मिल गए। अभी यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप लोग ना, एक नोट में लेके गई फिर भी मुझे 2 केजी आलू मिल गए। मैं बास्केट भर के पैसे ले गई फिर मुझे 2 केजी ही आलू मिल गए। तो जो इस बास्केट भर के पैसे की जो परचेसिंग पावर है ना, वो बहुत कम है। और इस वन नोट की परचेसिंग पावर जो ना, पावर है उसमें, इसलिए वन नोट में 2 केजी आलू आ गए। तो वन नोट में परचेसिंग पावर कितनी है, ज्यादा है। यही इसका सिंपल सा मीनिंग है। एक और एग्जांपल है आगे, यहाँ पे एप्पल का ही एग्जांपल रखा है मैंने ताकि आप लोग भी कंफ्यूजन ना हो। अभी मान लीजिए $1 की कीमत अभी अभी ज्यादा है, लेकिन एक कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने यहाँ पे $1 की कीमत 68 रुपीज रखी है। इन यूएस अमेरिका में प्राइस ऑफ वन एप्पल इज $1। एक एप्पल की कीमत $1 है, यानी हमारे इंडिया के 68 रुपए है। एंड द प्राइस ऑफ द सेम एप्पल इन इंडिया इज ₹17। और उसी सेब की कीमत हमारे भारत में कितनी है, 17 रुपए है। इट मीन्स इफ अ पर्सन इन यूएस कम्स इन इंडिया ही विल बी एबल टू बाई 4 एप्पल्स इन 68 रुपीज। इसका मतलब अगर कोई अमेरिका का आदमी हमारे इंडिया में आता है तो वो उसी $1 में कितने सेब खरीद पाएगा हमारे इंडिया में, वो खरीदेगा 4 सेब, है ना। 17 चौक 68, तो कितने खरीदेगा, 4 सेब खरीदेगा। इट मीन्स यूएस नीड्स टू स्पेंड ओनली 1 यूनिट ऑफ इट्स करेंसी फॉर एन एप्पल, बट इंडिया नीड्स टू स्पेंड 17 यूनिट्स ऑफ करेंसी फॉर द सेम एप्पल। है, मैंने देखा ना, आलू का एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक नोट में कितना पावर था, एक नोट में उसने पूरे 2 केजी आलू खरीद लिए। वही यहाँ पे लागू होता है कि ओनली 1 यूनिट ऑफ इट्स करेंसी। यूएस की करेंसी, करेंसी फ्रेंड्स हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। करेंसी मतलब हम जैसे कि हमारी इंडिया की रुपीज है, यूएस की डॉलर है, या फिर आप जापान की येन है, तो उनकी करेंसी की एक ही यूनिट में उन्होंने क्या खरीद लिया, एक सेब खरीद लिया, जहाँ पे हमारे 17 यूनिट्स लगे हैं। मान लीजिए और जैसे कि नोट समझ लीजिए इसे आप, उनके यूनिट वहाँ पे उन्होंने एक नोट दे दिया, उनको एक एप्पल मिल गया। यहाँ पे हमें 17 नोट देने पड़ रहे, तो हमें 17 एप्पल, सॉरी वही एप्पल हमें 17 रुपए में मिल गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक है कि $1 इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी इज 17 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये यूएस का जो $1 है ना,
यूएस का $1 की कीमत लगभग क्या होगा इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी कितना होगा इंडिया का 17 रुपए। अब ये तो दो चीजें तो सेम हो गई ना, $1 में भी उनको वहां पे एक सेब मिलता था, 70 रुपए में भी यहाँ पे हमें एक सेब मिलता है, तो ये चीजें क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि $1 इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी इज 17 रुपए एंड जीडीपी परचेस। और अब और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर हमें परचेसिंग पावर पैरिटी उनसे 4 गुना बड़ी है ना, तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, अपने आप उनसे 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। एंड दैट इज वाई इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एक्सचेंज रेट फॉर पीपीपी। और यही रीजन है कि हमारा इंडिया जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, किसके लिए, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंडिया विश्व में आता है थर्ड लार्जेस्ट। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि क्यों हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने फिर से हमारे टॉपिक से शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसलिए बताया था कि मैं जीडीपी जीडीपी बोलती रहूंगी, फिर आप लोगों को लगे कि यार यार जीडीपी एग्जैक्टली होता क्या है, तो सबसे पहले हमने इसलिए वही टर्म समझ ली। तो आगे बोल रहे हैं कि बाय 1600 एडी दैट फिगर हैड राइजन टू 52% विथ चाइना अकाउंटिंग फॉर 29% एंड इंडिया अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। फिर बोल रहे हैं कि 1600 एडी आते आते क्या हुआ ना, जो फिगर था, जो हमारा और इंडिया और चाइना का वो वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, वो कितना हो गया, वो बढ़ गया। फिर चाइना का कितना बढ़ के कितना हो गया, वो 52% हो गया, जिसमें चाइना का कितना था, 29% था और इंडिया का 23% था। अ सेंचुरी लैटर, 100 साल और बाद क्या हुआ, China's GDP share had declined while India's had risen to 24.4% of world output। फिर 100 साल और बाद चाइना को जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, जो हिस्सा था, वो डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। और इंडिया का क्या हो गया, राइजन, मतलब कि बढ़ गया, कितना हो गया, 24.4%। 24.4 मतलब ऑलमोस्ट 1/4 ना, अप्रोक्सीमेटली 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया का वर्ल्ड की आउटपुट में हो गया था। फिर आगे बोल रहे हैं कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म अल्टर दी डायनेमिक्स। फिर इतना रिच था हमारा इंडिया, सोचिए, मतलब पूरे विश्व का अगर 1/4 भी आउटपुट हमारे इंडिया से निकलता तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अमीर था हमारा इंडिया। फिर क्या होना कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म अल्टर दी डायनेमिक्स। फिर ब्रिटिश लोग आ गए और उन्होंने पूरी सिचुएशन बदल दी। क्या किया उन्होंने, एंड बाय 1820, फिर 1820 आते आते क्या हुआ, इंडिया के शेयर हैड प्लमेटेड टू 16.1%। तो हमारे भारत का जो पूरे विश्व की जीडीपी में जो भागीदारी थी, जो हिस्सेदारी थी, उसको कम कर दिया, प्लमेटेड यानी कम गिर गई, वो कितना हो गया, 16.1%। मतलब देखिए कहाँ पे 24.4% था और फिर कहाँ पे उसको लाके छोड़ दिया 16.1%। फिर आगे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या होते हैं ना, आईएमएफ, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये करने की कोशिश करती है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है ना, उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, है ना, खुशहाल रहे, अमीर बने रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए ये पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, गाइडेंस भी देती है उसके मेंबर देशों को। तो उसके हिसाब से इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल जीडीपी रीच 7.3% इन 2021। तो उसके हिसाब से हमारी जो इंडिया की पूरे विश्व में जो जीडी पूरे विश्व की जीडीपी में जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है, वो कितना हो गया, गिर के 2021 में हो गया 7.3, बहुत कम हो गया, 24 से सीधा 7.3 हो गया। However, in terms of GDP purchasing power, India is ranked third in the world only after USA और चाइना। लेकिन जीडीपी कंसिडरिंग परचेसिंग पावर पैरिटी हमारा इंडिया किस रैंक में आता है, विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया से पहले सिर्फ यूएसए और चाइना आता है। अब ये ऐसा क्यों है, यही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे नीचे यही मैंने बताने की कोशिश कर रखी थी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग फिर से वीडियो को रिकैप करके एक बार जरूर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, हमारे शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। फिर आगे बोल रहे हैं, इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज डिसमल। तो अंग्रेजों के ज़माने में हमारे इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था, डिसमल था, वीक था, खराब था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर द कॉलोनियल स्टेट्स पॉलिसीज वेर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द कंट्रीज ग्रोथ। अब कॉलोनियल स्टेट्स का मतलब क्या होता है ना,
कॉलोनियल स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट्स या ऐसी कंट्रीज जो किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल करती है। हाँ, जहाँ पे जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटिश के लोग क्या थे, ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को कंट्रोल कर रखा था, तो यहाँ पे ब्रिटेन क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा कॉलोनियल स्टेट्स। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी ऐसी थी ना, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाते थे ताकि अपने आप जो ग्रोथ है ना हमारी वो रुक जाती थी। अभी कैसे, अभी मान लीजिए कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे टैक्सेस बना लगाते थे ना, टैक्सेस हाई टैक्सेस लगाते थे, जैसे कि 40 to 50% का टैक्स लगाते थे। फिर हम लोगों ने, आप लोगों ने लगान मूवी भी देखी होगी ना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। लगान मूवी में आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं ना, वो जो अपने खेतों में धान उगाते थे, तो उसमें से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने परसेंटेज थे, लेकिन शायद 50 to 60% है ना। अगर हम लोग दो भाग जो है ना वो उनको ब्रिटेन लोगों को देना पड़ता था। तो मान लीजिए अगर किसी साल में अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, अगर धान ही नहीं आता है, तो बेचारा किसान क्या करेगा। उसको जितना भी धान उगता था वो पूरा ब्रिटेन लोगों को देना पड़ता था, चाहे खुद भूखा भी रहे, लेकिन सबसे पहले उसको उसका टैक्स चुकाना पड़ता था। ये क्या हो गई, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाते थे ना कि अपने आप हमारी ग्रोथ क्या हो जाती थी, रुक जाती थी। द रिकरिंग फेमिनिज एंड डिसीज आउटब्रेक्स इन इंडिया throughout the second half of the 19th century and the first half of the 20th century demonstrate the British government's socio-economic irresponsibility। फिर क्या हुआ ना, उसके बाद आने वाली रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली, रिकरिंग फेमिनिज्म, रिकरिंग रोग थे, डिसीजेस बीमारियां थी, आउटब्रेक्स थे इन इंडिया, हमारे भारत में। कब के टाइम में, 1910 के आधे, हाँ, सेकेंड हाफ में। और फिर 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ करती थी, बहुत सारी बीमारियां थी बार बार होने वाली। उसको लेके वहाँ की हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कोई कोई भी उनको अब रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, लोग मरते तो मरने दो, उनको कोई लेना देना नहीं था, उनको बस लूट के ले जाना था हमारी इंडिया को। फिर आगे क्या हुआ कि सोशो इकोनॉमिक इरिस्पॉन्सिबल तो थे ही। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर स्टैग्नेशन। तो प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का, मतलब 1947 के थोड़े से करीब का टाइम में क्या हुआ था ना कि हमारे जो ग्रोथ थी वो नियर स्टैग्नेशन, नियर स्टैग्नेशन मतलब सब एकदम से रुका हुआ था ना, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, एकदम बेहाल था हमारा इंडिया। विथ लिटल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छी थी, वो भी क्यों, क्योंकि वो सब अपने ब्रिटिश लोगों के मतलब के लिए। फिर आगे हुआ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश की सबसे पहली वो कंपनी थी जिसने हमारे इंडिया में एंट्री किया था। किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनकी जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स है उनकी फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे वो आई, उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया इतना रिच था, फिर धीरे धीरे उन्होंने वेस्ट, सबसे पहले तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल पे कंट्रोल पा लिया, फिर धीरे 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 करके पूरे इंडिया पे कंट्रोल यहाँ पे पा लिया था। फिर उन्होंने क्या किया ना कि हमारे देश में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने ही नहीं दिया। अभी जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर दूसरे देश को कंट्रोल करता है तो वो नहीं चाहेगा कि वो देश इंडस्ट्रियलाइजेशन बने, वो अमीर बने, डेवलप बने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कंपनीज खड़ी करना, इंडस्ट्रीज खड़ी करना, रोड्स खड़े करना, रोड्स बनवाना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड नॉट टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया बट टू एक्सप्लॉइट इट्स रॉ मटेरियल्स। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना ब्रिटिश लोगों ने, वो भी क्यों बनाया, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडिया डेवलप बने, इंडिया में कंपनीज खड़ी हो। वो बस इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि वो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल को ले जाके अपनी देश में फाइनल गुड्स बनवा सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने कौन से ज्यादा नहीं बनवाए थे, शायद स्विस कैनल बनाए थे, है ना, रेलवे लाइन्स बनाई थी। तो ये इसका मतलब भी यही था कि हमारे रॉ मटेरियल्स को लूट के ले जाना था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ ना, इंडियाज इकोनॉमिक पिक्चर वॉज इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। तो हमारा इंडिया जो था ना बेचारा पूरी तरह से टूट चुका था ना, पूरा मतलब डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी हमारी इंडिया की। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली, the administration of the time had a significant challenge in systematic organization of the economy। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जिन लोगों को इंडिया को अभी संभालना था इस स्थिति में, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज था कि उनको अब हमारी इकोनॉमी को एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना था, सभी सेक्टर्स को डेवलप करना था, इंडिया को इस सिचुएशन से बाहर निकालना था। ओके फ्रेंड्स, तो ये हिस्ट्री है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसे रिपीट करने की ज़रूरत है, फिर भी हम वीडियो के लास्ट में एक बार रिपीट कर लेंगे।
तो शुरू करते हैं, हमारा नया टॉपिक है हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या होता है ना, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज कंसिडरिंग पर कैपिटा इनकम। तो जो हमारी वर्ल्ड बैंक है ना, अब ये वर्ल्ड बैंक क्या है ना, ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसमें 4 to 5 सब बॉडीज आ जाती है, जो क्या करती है ना, जितने भी हमारी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लोन देने का काम करती है, उनको अगर गाइडेंस चाहिए वो भी देने का काम करती है, शांति बनाए रखने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके। तो वो क्या करती है ना, इकोनॉमिक्स मतलब विश्व के जितने भी उसके मेंबर देश है ना, उनको क्लासिफाई करता है, किसको कंसिडर करके, पर कैपिटा इनकम। हर एक देश की पर कैपिटा इनकम को नजर में रखते हुए उनको 4 कैटेगरी में ये डिवाइड करता है। अब ये 4 कैटेगरी कौन सी है? अभी सबसे पहली है लो इनकम, फिर आता है सेकंड कैटेगरी लोअर मिडिल इनकम, थर्ड है अपर मिडिल इनकम, और फोर्थ है हायर इनकम। तो ये 4 कैटेगरी में वर्ल्ड बैंक हमारा क्या करता है, देश को क्लासिफाई करता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना, हमारा इंडिया जो है ना, इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी किस कैटेगरी में आती है? लोअर मिडिल इनकम। क्यों आती है? Countries that have per capita income between $996 and $3,895 fall in this category. अब पर कैपिटा लोअर मिडिल इनकम में आने के लिए देश को कितना पर कैपिटा इनकम होना चाहिए? इस रेंज में है ना, $996 to $3,895। उस टाइम पे हमारे इंडिया का कितना था पर कैपिटा इनकम? वो था $1,891। तो इसलिए हमारे इंडिया किस कैटेगरी में आता है? वो आता है लोअर मिडिल इनकम की। यहाँ से फ्रेंड्स आपका आधे को मार्क्स का शायद क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे इंडिया जो है ना वो किस कैटेगरी में आता है, या फिर वर्ल्ड बैंक जो है ना वो इकोनॉमीज को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है। फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 2, 3, 4 है, तो आपको याद रखना है कितने कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ पीसीआई इट रैंक्ड वेरी लो। अभी ये थर्ड लार्जेस्ट क्यों है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है। अब लेकिन क्या है ना, थर्ड लार्जेस्ट अगर परचेसिंग पावर पैरिटी में है, लेकिन पर कैपिटा इनकम ये टर्म में यहाँ पे आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है ना, पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे कितना इनकम है ना। आपका, हमारा, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे नीचे पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम पर हेड और एन एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया। हर एक आदमी के हिसाब से कितना इनकम है, हर एक आदमी को कितना पैसा मिलता है इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर अगर कोई आपको एरिया दिया जाए उसमें जितना भी एवरेज इनकम आता है हर एक आदमी का, उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। एक एग्जांपल से समझेंगे, इन अ विलेज, एक गांव है, उसमें क्या है ना, देर आर 500 पीपल, उसमें 500 लोग रहते हैं, एंड टोटल इनकम ऑफ द विलेज इज 50,000। उन सभी लोगों की इनकम, इनकम मतलब कुल आय है ना, आय, उन सभी लोगों की आय को अगर हम मिला दे वो तो है 50,000। देन पर कैपिटा इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इन अ विलेज इज ₹100। तो अगर हम इस टोटल इनकम हमारा कितना है? 50,000। 50,000 को अगर हम डिवाइड कर देंगे उस एरिया की पॉपुलेशन से, है ना, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 रुपए। तो उस एरिया में एवरेज इनकम कितना है, हर एक आदमी का कितना पैसा मिलता है? 100 रुपए मिलता है। यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर हम कर देंगे तो हमें उस एरिया की पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो है ना वो पर कैपिटा हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे जो इनकम है वो बहुत ही कम है। अभी आगे इन्होंने रीजन भी दे रखा है कि ऐसा क्यों है, क्यों कम है इतना। फिर बोल रहे हैं कि लो पर कैपिटा इनकम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी है हमारे देश में, हाँ, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इलिटरेसी है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसकी वजह से क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम कम है। इंडिया वॉज अ बैकवर्ड नेशन एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो हमारा भारत जो है ना वो एक बैकवर्ड नेशन था। ये किसके टाइम में? आज़ादी के टाइम में। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ है ना, गरीब था, डेवलप नहीं था। आज़ादी के टाइम में ऐसा था। The government addressed the developmental issues through 5-year plans by setting targets and ensuring the allocation of funds for the development of various sectors। फिर उस टाइम में जो हमारी नई नई गवर्नमेंट सेटअप की थी, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उनको एड्रेस करने की कोशिश की, सॉल्व करने की कोशिश की। क्या किया फिर उन्होंने? उन्होंने नए नए टारगेट सेट किए, 5 इयर्स प्लान्स बनाए,
हाँ, अलोकेट किए फंड, पैसे अलोकेट किए हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे बोल रहे कि अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारी भारत की इकोनॉमी है ना, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, हमारे भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। अभी कौन कौन से फैक्टर है ये फैक्टर्स है यहाँ पे, उन्होंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं जो कि उनके हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे शायद। फिर बोल रही है कि सम ऑफ दीज फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला है कि लो पर कैपिटा रियल इनकम, है ना। हमने देखा कि हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे इनकम कितना है, बहुत कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ना, आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये तीन टर्म्स है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी, आप लोग पढ़े लिखे हो, मान लीजिए आपने कोई डिग्री ले रखी है, या आप कोई पीएचडी होल्डर हो, आपने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा स्किल भी है, लेकिन आपके पास कोई जॉब ही नहीं है, आप बस खाली बैठे हो दिन भर खाते हो, टीवी देखते हो, क्या करें, मन करता है काम करने का लेकिन कोई जॉब ही नहीं है। फिर आता है अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मतलब आपके पास जॉब भी है, लेकिन आपके आपका स्किल का ना वहाँ पे पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आप एक आईटी इंजीनियर है, लेकिन आपको शिफ्ट में काम मिल रहा है, 2 या 3 घंटे का काम मिल रहा है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप लोग 4 घंटे काम कर सकते, सॉरी 8 से 10 घंटे काम आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको कितना काम मिला, 2 से 3 घंटे का। तो मतलब यहाँ पे आपका जो कैपेसिटी है उसकी पूरी तरह से यूटिलाइज यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर आगे आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक फार्मर है, हाँ, कोई किसान है जिसके पास यहाँ पे खेती का एक टुकड़ा है, हाँ, उसके फैमिली में 4 लोग रहते हैं, ये उसकी फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं। अभी उनको थोड़ा सा काम आया गया खेती में। अभी काम तो वैसे 2 लोगों का ही था, हाँ, काम 2 लोगों का था, लेकिन 4 लोगों को लगा कि चलो घर में खाली बैठने से अच्छा है कि हाथ बटाते हैं, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। फिर वो चारों के चारों क्या गए ना, वो खेत में गए, 4 को 4 यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर कोई एक आदमी आया, उसको लगे कि अरे ये चारों के चारों तो काम कर रहे हैं, ये चारों भी एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में क्या था ना, एक्चुअल में वहाँ पे 2 ही लोगों का काम था। 2 लोग तो वैसे भी वहाँ पे बेरोजगार थे, वो तो बस हाथ बटाने के लिए गए थे। तो ये एग्जाम्पल क्या होता है, ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। दिखने में ऐसा लगता है आपको कि सभी के सभी लोग एम्प्लॉयड है, सबके पास काम है, लेकिन एक्चुअल में वो सबका काम नहीं होता है, वहाँ पे आधे लोग बेरोजगार ही होते हैं। सिर्फ एक दिखावा होता है कि सबके सब एम्प्लॉयड है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। फिर आता है एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर मतलब हमारी खेती बाड़ी या नेचर से रिलेटेड जो भी हमारे काम होते हैं, प्राइम फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया, खुदाई हो गई, खेती बाड़ी हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे। और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी गरीबी तो बहुत थी, हमने देखा। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती हुई बेरोजगारी, इतने सारे फैक्टर्स है जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विथ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। तो हमारी इंडिया जो थी ना, वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चरल ज्यादा से ज्यादातर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी फेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस वाइल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ ना कि जो नई नई सरकार हमने सेटअप की थी, फिर सरकार ने फंड देना शुरू कर दिया है ना, फंड अलोकेट किया अलग अलग सेक्टर्स को, फिर अलग अलग सेक्टर्स में कंपनीज बढ़ी, इंडस्ट्रीज बढ़ी, लोगों को नौकरियां मिली, लोग एग्रीकल्चर से लेके नौकरी करने लगे। फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर था वो फेल, गिर गया, कम हो गया, और किसका बढ़ गया, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का बढ़ गया। फिर बोल रहे कि एग्रीकल्चर वाज अ डोमिनेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इन 1950s, अकाउंटिंग फॉर 53.1% ऑफ जीडीपी। फिर एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना वो डोमिनेंट था। डोमिनेंट मतलब सबसे ऊपर, है ना, सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप पे। जो कौन सा सेक्टर था हमारा उसके टाइम में था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तब के 1950 में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहता था, 53.1%, हाँ, 53.1% रहता था।
फिर इंडस्ट्री हैड अ 16.6% शेयर वाइल सर्विसेज हैड अ 30.3% शेयर। तो 1950 में क्या हुआ करता था, टॉप पे रहता था हमारा एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आता था सर्विसेज, फिर उसके बाद आता था हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। फिर ये पिक्चर चेंज हो गई। फिर 1980 में और 81 में क्या हो गया ना, दी सर्विसेज सेक्टर, जिसका कितना हुआ 38% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ जीडीपी में, सरपास्ट एग्रीकल्चर। फिर वो एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ के आगे निकल गया सर्विसेज सेक्टर। फिर सर्विसेज सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 38%, एग्रीकल्चर का था 36.1%, और इंडस्ट्री जो कि हमारी आती थे, इंडस्ट्री रिमेन थर्ड विद 25.9% शेयर, और इंडस्ट्री जो हमारे तीसरे नंबर पे आती थी उसका कितना था 25.9%। तो इसका मतलब फिर 1980 आते आते सबसे पहले टॉप पे आ गया सर्विसेज सेक्टर, उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर, और फिर तीसरे नंबर पे आ गया हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। ये सब क्यों हुआ कि हमने हमको पता होगा शायद कि 1980 में गवर्नमेंट ने काफी सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया, फिर हमारी 1991 में एलपीजी पॉलिसी आ गई ना। इन सब चीजों का क्या हुआ, हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और फिर धीरे धीरे हमारी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट जो लोग रहते थे वो फिर नौकरियां करने लगे, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खोलने लगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे का हम लोग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो आगे का टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश के टाइम में हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इंडिया कॉमर्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वेर हैम्पर्ड बाय यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। तो क्या हुआ ना कि जब ब्रिटिश के टाइम पे हमारी इंडिया का जो कॉमर्स या बिजनेस था ना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी बिजनेस था वो पूरी तरह से हैम्पर्ड, पूरी तरह से उसको ठेस पहुंची थी, पूरी तरह से खराब हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया से ब्रिटेन में एक यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, हमारे पैसे को, हमारे वैल्यूएबल एसेट्स को, सोना चांदी जितना भी था, जितना भी रॉ मटेरियल्स था, उसको वो लोग ब्रिटेन में लेके जाते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे ये ना, ये चैप्टर का पैराग्राफ का सबसे पहला लाइन है ना, यहाँ से ड्यूरिंग ड्यूरिंग से लेके यहाँ पे काफी बार हम लोग क्या करते हैं ना कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को और लास्ट लाइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी जेआईबी का जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है ना, वो बहुत ही अलग है। वन लाइनिंग के क्वेश्चंस काफी कम चांसेस रहते हैं कि आपको वन लाइनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कहीं से भी रैंडमली अभी यही से क्वेश्चन उठा देंगे। मान लीजिए बोलेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इंडिया कॉमर्स एंड ट्रेड वेयर हैम्पर्ड बाय, किस वजह से हैम्पर्ड हुआ, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। फिर एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देंगे, यूनिलैटरल था, बायलैटरल था, मल्टीलैटरल था, या वन और टू था, ओनली वन था। तो ऐसे ऑप्शन जब आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम कि आप कोई भी लाइन स्किप मत कीजिए, एटलीस्ट पढ़ के तो जाइए कि आपको एक अंदाजा लगेगा, हाँ मैंने शायद इसे कहीं पढ़ा था। तो अभी एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही है फ्रेंड्स, वो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डालते हैं, हमको आता है लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे जाके मार्क्स अपने गंवा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हुआ करता था कि हमारी इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी वैल्यूएबल चीजें थी, उसे यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफ, हाँ, सिर्फ इंडिया से ब्रिटेन लेके जाते थे, वहां से कुछ वापस नहीं लाते थे। द निग्लेक्टेड सोशल सेक्टर हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज प्रोडक्शन। तो जो निग्लेक्टेड सोशल सेक्टर मतलब, सोशल सेक्टर मतलब हॉस्पिटल्स नहीं थे, बच्चों को स्कूल नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उसे उन्होंने पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो गया हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे और प्रोडक्टिविटी पे। फर्दर मोर अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेंड अ लो क्वालिटी लेबर मार्केट। तो ब्रिटिश के रूल, ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर हम लोग क्या रहते थे, हम लोग एक लो क्वालिटी लेबर है ना, हमारे जो भी काम देते थे हमको करना पड़ता था, इजीली उनको लेबर मिल जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन स्टेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर क्या हुआ, यहाँ से रॉ मटेरियल वहां पे लेके जाते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि हमारी इंडिया का जो है, हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन स्टेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया इकोनॉमिक सिचुएशन वॉज इन डायर स्टेट ऑफ अफेयर्स। उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता गया, लेकिन हमारे हमारे क्या हो गया, हमारी सिचुएशन एकदम डायर स्टेट में आ गई थी, बिल्कुल खराब हो गई थी, बहुत ही बेहाल था हमारा इंडिया। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1/6 ऑफ इंडियंस वेर ओनली लिटरेट। तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से लेस देन वन, मगर मतलब किसी 6 लोगों को अगर हम लोग पकड़ ले उस टाइम पे, तो उसमें से एक ही बंदा आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। अभी ऐसी सिचुएशन है क्या? नहीं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो उस टाइम में ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे। The country's survival had been called into question due to abject poverty and sharp social differences। तो जो हमारी कंट्री की सर्वाइवल थी ना, सर्वाइवल मतलब ऐसी सिचुएशन जो बहुत बेकार हो फिर भी आपको जीना पड़ता है, तो ऐसी थी हमारी सिचुएशन। बहुत ज्यादा एब्जेक्ट पावर्टी थी और शार्प सोशल डिफरेंसेस। हाँ, कोई लोग जो थे वो बहुत अमीर थे, कोई लोग जो थे बहुत गरीब थे। आपको पता होगा जैसे कि साहूकार साहूकार सिचुएशन थी तब के टाइम में।
आगे देखते हैं, बोल रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी। हाँ, ये जो हमारे दादा भाई नौरोजी सर थे ना, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। ये यहाँ से आपका आधा मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि ये बुक किसने पब्लिश की थी, या दादा भाई नौरोजी सर ने कौन सी बुक पब्लिश की थी। उन्होंने बुक पब्लिश की थी, उसके कंटेंट क्या थे, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, और उस बुक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमारे दादा भाई नौरोजी सर ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया था कि द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द ईयर 1867 से 1868, इस ईयर का जितना भी नेशनल इनकम था उसके रिलेटेड उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रिटिश इंडियाज नेशनल इनकम was rupees 340 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम was rupees 20 पर एनम एट करंट प्राइसेस। तो उनके हिसाब से तब के टाइम में हमारे इंडिया का नेशनल इनकम जो था ना, वो कितना था, 340 करोड़ था। और पर कैपिटा इनकम हर एक आदमी का इंडिविजुअल पे सिर्फ 20 रुपए। कितना, देखो कितना लूट लिया हमारे इंडिया को। फिर बोल रहे हैं दिस वर्क्स आउट टू रुपीज 142 पर एनम इन 1948 टू 1949 प्राइजेस। फिर उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 1948 से, तो वो बढ़ के कितना हो गया था, पर 142 हो गया था रुपीज, 142 रुपीज। द अदर इकोनॉमिस्ट ऑफ द पीरियड, हाँ, तब के टाइम में अदर इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को रिसर्च किया था, उसके बारे में उन्होंने प्रिडिक्शंस दी थी। तो विलियम डिगबाई, फिनले शिरस, वी के राव, सॉरी वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, इन्होंने भी अपनी अपनी रिसर्च की थी, अपनी अपनी फिगर्स उन्होंने भी दी थी। प्रोड्यूस द एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया नेशनल इनकम एंड द फाइंडिंग्स वेर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो इन सारे लोगों ने जितने भी, एक मिनट फ्रेंड्स, शायद समझ नहीं आता होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ एक बार। ओके, तो इन सारे लोगों ने जितने भी उनके रिसर्च दिए थे, जितने भी एस्टिमेट्स दिए थे, उनके एस्टिमेट्स और हमारे दादा भाई नौरोजी सर के एस्टिमेट्स अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर थे। एटकिंसन एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम टू बी रुपीज 172 एंड हर्ने कैलकुलेटेड इट टू बी दी 115। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है ना, ये एस्टिमेट्स है, और एस्टिमेट्स आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछते हैं। हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और अगर बनता भी है ना, तो कोई और बनेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो हिस्ट्री में आपके नंबर्स होते हैं ना, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, में आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ उनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ के नहीं जाना है कि ये नंबर क्या क्या थे, आपको बस इतना रखना है कि उसकी कंपैरिजन में या तो वो घट रहे थे या बढ़ रहे थे, यही हमें यहाँ पे देखना है। फिर बोल रहे हैं आगे कि कर्जन प्रोजेक्टेड पर कैपिटा इनकम इन 1902 टू बी रुपीज 148। फिर 1902 में वो कितना हो गया, 148 हो गए, किसके कंपैरिजन में, 1948 टू 1949 के कंपैरिजन में वो 148 हो गया। हाउएवर बाय 1947 द पर कैपिटा इनकम हैड राइजन टू 250 पर ईयर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो पर कैपिटा इनकम था आज़ादी के टाइम में, वो थोड़ा सा बढ़ गया था, कितना हो गया था, 250 हो गया था पर ईयर। ओके फ्रेंड्स, ये नंबर्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये बस आपको एक आइडिया लगनी थी कि किसके टाइम में हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा था, कब गिर गया था, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आगे बोल रहे हैं कि जो हमारे एंगस मेडिसिन सर थे, एंगस मेडिसन सर के हिसाब से, जो हमने पैरे चैप्टर के शुरू में ही देखा था, कि उनके हिसाब से इंडिया का जो शेयर था ना ग्लोबल इनकम में, वो 23% था 1600 एडी के टाइम में। बट बाय द टाइम द ब्रिटिश लेव्ड इन 1907, लेकिन जब 1947 में ब्रिटिश लोग हमको छोड़ के गए, इंडिया को आज़ाद करके गए, तो वो कितना हो गया था, सिर्फ 3%। मतलब देखिए 23% से सीधा 3% हो गया था, कितना लूट लिया था हमारे इंडिया को ना। किसी को लूटने की जो पूरी हद होती है ना, वो पूरी तरह से इन लोगों ने पार कर दी थी। Similarly, India accounted for 33% of global trade in 1600, but fell to less than 3% in 1947। मतलब जो 1600 ईडी में हमारे इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन था, जो हिस्सा था, वो कितना था, वो था 33%, वो गिर के 3% हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, जो हमारे मनमोहन सिंह सर थे, हमारे फॉर्मर पीएम प्रधानमंत्री थे हमारे पहले जो रह चुके थे, उनके हिसाब से एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, जो हम लोग 20वीं सदी में एंट्री करने ही वाले थे, तब के टाइम में क्या था, इंडिया वॉज अ ब्राइटेस्ट जेवल इन दी ब्रिटिश क्राउन एंड द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो उनके हिसाब से हमारा इंडिया जो था ना, वो ब्राइटेस्ट जेवल था ब्रिटिश के क्राउन में, मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, वैल्यूएबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको सब मिला था ना, हमारे दम पे वो लोग अमीर बन गए थे। लेकिन एक्चुअल में हमारे इंडिया क्या था ना, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इंडिया में हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे इनकम बहुत ही कम था। पूरे विश्व में हम लोग सबसे गरीब कंट्री बन गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है। यहाँ पे नीचे इन्होंने एक टेबल दे रखी है। टेबल के कंटेंट यहाँ पे मतलब ये है कि बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का कंपैरिजन दिया है उन्होंने, हमारे इंडिया का नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन कब के टाइम से, फर्स्ट एडी के टाइम से कब के टाइम पे, 1950 के टाइम तक। तो ये डेटा है, हिस्ट्री है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए आप, ये जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी और पॉपुलेशन फर्स्ट एडी में कितना था, हाँ, 33,750 मिलियन डॉलर इतना था। और देखिए 1950 में कितना हो गया, 1950 में वो 2,22,222 मिलियन डॉलर मतलब गिर गया है ना, क्योंकि हमारे ब्रिटिश लोगों ने हमें क्या किया था, उतना लूट लिया था। फिर 1080 में पॉपुलेशन हमारा था, $450 था। फिर सॉरी, पॉपुलेशन हमारा कितना था, 5.5 करोड़ था। और यहाँ पे देखिए 1950 में वो पॉपुलेशन हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 35.9 करोड़, मतलब बढ़ गया। इनकम नहीं बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ा, इसकी वजह से भी और ज्यादा गरीबी हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार क्विक से रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, शायद बेसिक बताने के बहाने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। चलिए फ्रेंड देखते हैं एक बार की इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना। तो एंगस मेडिसन सर जो थे उन्होंने बता रखा था कि हमारे इंडिया और चाइना कितना अमीर था 1000 एडी के टाइम में। फिर आगे उन्होंने बताया कि उतना उनका पूरे वर्ल्ड के इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, है ना। हमारे इंडिया का अकेले का उस टाइम पे हुआ 24.4% हुआ करता था। फिर आईएमएफ ने भी अपनी प्रिडिक्शंस दी थी, फिर अंग्रेज लोग आ गए। पर यहाँ पे जीडीपी और पीपीपी का एक्सप्लेनेशन है। फिर आगे उन्होंने बोल रखा कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे कैसे हमारी देश को लूट लिया, हमारे दम पे वो कैसे कैसे अमीर हो गए। फिर आगे बोले कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हमारी वर्ल्ड बैंक है जो क्या करती है, इकोनॉमिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है, किसको कंसिडर करके, पर कैपिटा इनकम को, जिसमें हमारी इंडिया इकोनॉमी कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है लोअर मिडिल इनकम में। फिर आगे बोल रखा है ये पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन है यहाँ पे। फिर बोल रखा है कि कैसे कैसे हमारी इंडिया की सिचुएशन थी, आज़ादी के पहले कैसी थी, आज़ादी के बाद कैसी थी। फिर कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, निगेटिव फैक्टर्स है ये। फिर आगे बोल रखा है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट था, उसके बाद कैसे उसका डोमिनेंस कम होता गया, फिर कैसे सर्विसेज सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ गया। फिर बोल रखा है कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश की पीरियड में कैसे थी, है ना। कैसे कैसे वो यहाँ से अपने रॉ मटेरियल को लेके जाके वहाँ पे फाइनल गुड्स बना के वही हमें दुगना कीमत में बेचते थे। फिर कैसे कैसे उन्होंने इग्नोर किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया। फिर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी सर ने क्या किया, एक बुक बनाई, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस बुक पे उन्होंने एक अपने एस्टिमेट्स दिए कि कैसे कैसे हमारे इंडिया का नेशनल इनकम जो है वो कम होता गया 1940 तक। फिर और भी सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी फाइंडिंग्स बताई, और इन सब की फाइंडिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, सबकी एक जैसी ही थी। फिर आगे ये बोल रखा है कि जो हमारे मनमोहन सिंह सर जी है, एंगस मेडिसन सर ने, ये देखिए, ये ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंडिया के बारे में पूरी तरह से एक रियल पिक्चर इंडिया की उन्होंने बताई थी कि इंडिया की शेयर कैसे कैसे कम होता गया। फिर हमारे जो मनमोहन सिंह सर है उन्होंने बताया कि कैसे हमारे इंडिया पूरे विश्व में एक नंबर पे, पूरे विश्व में सबसे गरीब हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है ना कि वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए या जो भी आपकी सजेशन है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उस आपके सजेशन को अपने आने वाली अगली वीडियोस में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।